तो कभी-कभी आपको ये थ्रेट नहीं लगा कि कोई आपकी ज़िंदगी पे थ्रेट ना आएगी या फिर कोई आपके फैमिली पे ऐसा कुछ? जब मैं डीएम खीरी था तो हम लोगों ने 5 आतंकवादियों को मारा था। मैं भी स्पॉट पे था जब ये हुँ, एनकाउंटर हुआ था। करीब 14-15 घंटे चला था एनकाउंटर। उसके बाद मैं टेररिस्ट की हिट लिस्ट में आ गया था। वो इंटेलिजेंस की ओके, रिपोर्ट आई थी, मैं हिट लिस्ट में आ गया था। ये अगर लीगल इल्लीगल है उसमें कोई बहस है ही नहीं। अगर बिल्कुल। लॉ के तहत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लॉ के तहत है तो हम करें। और बीच में जो ग्रे एरिया है जिसमें लॉ है नहीं, जिसमें लीगल हुँ, इश्यू इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ बहस होती है कि मेरे वैल्यू सिस्टम क्या है, मैं अपनी बात समझाऊँगा, अगर नेता समझ जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं समझाएगा तो फिर मैं उसकी बात मान करंट गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट है एंड पिछली जो गवर्नमेंट थी अ, आपने दोनों में ही काम किया है। तो दोनों गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में आपको कितना डिफरेंस दिखता है? दोनों गवर्नमेंट के फंक्शन में बहुत फ़र्क है। ये हमारा पहला इंटरेक्शन है किसी भी एक्स-आईएएस ऑफिसर के साथ इस शो पे। सर थोड़ा-सा बेसिक्स पे ही कॉन्संट्रेट करते हैं सबसे पहले। कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स अक्रॉस ग्लोब एंड फॉर दैट मैटर मैं थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा था। यू आर फ्रॉम यूपी, आप यूपी कैडर में ही ज्वाइन हुए थे एंड यू आर एआईआर आई थिंक 14। सर एआईआर 14 इज लाइक मतलब लोगों का ड्रीम होता है कि आई विल अचीव दिस समडे। तो वो सर पॉसिबल कैसे होता है क्योंकि कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कई सारे यंग जेंजी होते जो एस्पायर करते कि मैं आगे जाके आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, आईआरएस बनूं, आईएफएस बनूं, व्हाटएवर द जॉनर दे चूज टू गो अहेड विद। तो ये क्या इसमें कितनी लगन, कितना हार्डवर्क, कितना लक फैक्टर, क्या-क्या काम आता है सर? थोड़ा-सा गाइड कीजिए यंग जनरेशन को। आईएएस के बारे यस। में मुझे आरंभिक तौर पे बहुत जानकारी नहीं थी और किसी ओके। बच्चे को भी नहीं होती। मैं जब 11 वर्ष का था तो राइट। मैंने एक कागज़ देखा जिसमें मेरे पिता ने ये विवरण लिखा था कि किस प्रकार से मैं आईएएस अफ़सर बनूँगा। वो चाहते थे कि मैं आईएएस अफ़सर बनूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मैंने भी इस सेवा को समझने का प्रयास किया और पाया कि इसमें बहुत संभावना है, बहुत पोटेंशियल है इस सर्विस में। और फिर मैंने अपने फ़ादर की ड्रीम को अपनी ड्रीम बनाया और मेरी तैयारी काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। और मैं आज के एस्पिरेंट से भी ये कहता हूँ कि आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तैयारी के लिए तैयारी नहीं करते। यानी कि जो सॉफ्ट स्किल्स ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए, उसकी वो तैयारी नहीं करते, वो सीधे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अपना ऑप्शनल हुँ, हुँ। पढ़ते हैं, सीसैट पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं उस सर्विस के लिए। और मेरा ये मानना था शुरू से कि जब तक मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स सुधारूँगा नहीं, वो सॉफ्ट स्किल्स ये हैं कि आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन सुधारिए। यानी कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है उसे हुँ, समझने में। आप अगर कॉम्प्रिहेंशन सुधारेंगे तो फंडामेंटल स्किल आ जाएगी कि वही काम जो आप दुगने-तिगने टाइम में करते हैं, उतने टाइम में कर लेंगे, कम टाइम में कर लेंगे। दूसरा मैंने फिर एनालिटिकल स्किल्स पे सुधार किया कि कोई भी चीज़ आप समझ लेते हैं, तो उसका विश्लेषण कैसे करें, एनालाइज़ कैसे करें। जब तक आपकी वो ओके। स्किल्स नहीं होंगी जो कि किसी किताब पढ़ने से नहीं आएगी, वो आपको अलग से डेवलप करनी पड़ेगी। और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने समझा है और जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, उनको आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? अगर आपको लिखने की तमीज़ नहीं है राइट, या बोलने की तमीज़ नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। अब ये 3 चीज़ें ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बताता है, कोई बताता नहीं है, वो सीधे राइट। सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगते हैं। मेरा कहना है मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ-साथ ज़रूरी जो है, वो ये भी है कि आप सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाए। जैसे मैंने इस पूरी तैयारी को कभी बर्डन नहीं समझा, मेरे लिए एक स्मूथ फ्लो था ये। और मैं देखता सो हूँ कई बच्चों को जो आजकल मैं गाइड करता हूँ, कि वो एक बहुत बड़ा बोझ समझते हैं। बोझ इसलिए समझते हैं कि वो एग्ज़ाम की सिर्फ़ तैयारी कर रहे हैं। वो एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा जो सुझाव रहता है नए एस्पिरेंट्स से, वो ये रहता है कि आप थोड़ा जल्दी शुरू कीजिए, क्लास 12 में शुरू कीजिए, बीए में। यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, सॉफ्ट स्किल सुधारना है आपको। अपने स्किल सुधारना है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। सर कहीं न कहीं कई सारे बच्चे आप भी न्यूज़ वगैरह में नोटिस करते होंगे कि यूपीएससी का प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं। कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाते, दे टेंड टू गेट सुसाइडल, राइट? क्या उन बच्चों के लिए आपका कुछ मैसेज होगा कि दिस इज़ नहीं, नॉट मैं द ओनली सबसे वे, ये देयर कहता हूँ आर। देखिए सब मुझे भी ये परेशानी अपने जीवन के आरंभ में थी, कि क्लास 7 तक मैंने ना कोई मेडल जीता, ना सर्टिफ़िकेट जीता, राइट, कुछ नहीं जीता। तो मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था। तो मेरी माँ उस समय कहती थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मुझे समझ में नहीं राइट। आता था क्या कह रही हैं। वो जीवन में बाद में समझ में आया कि रिज़ल्ट पे को तो किसी का अख्तियार है ही नहीं।
आप जो कर रहे हैं उसी को मज़े से कीजिए। जिस दिन आपको वो मज़ा आने लगा जर्नी में, जिस दिन आपको मज़ा लगा उन हुँ, मोमेंट्स में, जिस दिन आपको मज़ा आने लगा तैयारी में, समझ लिए आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। हम इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं विद द फाइनल रिज़ल्ट कि जो जर्नी है उसे एन्जॉय नहीं करते, उसकी तैयारी नहीं कर पाते। तो राइट, प्रेशर की वजह से जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। एक बार ये धीरे-धीरे समझ में आने लगे कि रिज़ल्ट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा मैं ये सजेस्ट करता हूँ एस्पिरेंट्स को कि इतने बड़े रिज़ल्ट की बात ना करो, छोटे-छोटे टारगेट्स रखो कि आज मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूँगी या आज इस टॉपिक को पढ़ूँगी और जब शाम तक उसको पढ़ लो, समझ लो तो उसी से संतुष्ट हो कि हाँ भाई आज मैंने सोचा था इतना कर लिया। तो वो सक्सेस के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। सक्सेस इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं आती, सिर्फ़ फ़िल्मों में आती या है। लेकिन अदरवाइज़ सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धीरे-धीरे। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप उसे ड्रजरी मान लें, उसे एक परेशानी मान लें। जिस दिन आप मेहनत को एन्जॉय करने लगेंगे, वो एन्जॉयमेंट का कारण यही होता है, तरीका यही है कि आप छोटे-छोटे टारगेट्स रखिए और उन छोटे-छोटे टारगेट्स की उपलब्धि में ही आप संतुष्टि प्राप्त कीजिए। तो धीरे-धीरे वो आदत पड़ जाती है कि हर चीज़ आप एन्जॉय करने लगते सर आई थिंक जो आपने बात कही है हर फील्ड के लिए ही एप्लीकेबल होता है कि अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो देन द होल प्रोसेस बिकम्स ईजियर फॉर यू कि आप उस पे कंसंट्रेट कर आप उस पे मजे लेने लगते हो एंड देन अल्टीमेटली बिकम यू सक्सेसफुल आप बनते हो उसी पाथ में जाके आगे जाके सर क्योंकि आपने फिल्म की बात की हमने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी ट्वेल्थ फेल जो एक आईपीएस ऑफिसर के लाइफ के ऊपर थी श्री मनोज शर्मा जी एंड उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी जी के बारे में आपने वो फिल्म देखी है सर ट्वेल्थ फेल हैं। नहीं, मैंने फ़िल्म नहीं देखी वो, लेकिन मैंने सुना है। मेरा ये मानना था कि फ़िल्म से मैं भी इंस्पायर्ड हुआ अपने टाइम पे, मैं भी कई फ़िल्मों से बहुत हम्म इंस्पायर हूँ। हम्म बट इस फ़िल्मों की एक सीमा होती है, फ़िल्मों में हर चीज़ को थोड़ा राइट एक्ज़ैजरेट करके दिखाते हैं। स्वाभाविक है वो लोगों को प्रभावित करने के लिए वो एक्ज़ैजरेट कर देते हम्म होंगे चीज़। सामान्य जीवन फ़िल्मी नहीं है। सामान्य यस जीवन सामान्य है। उन्हीं सामान्य चीज़ों से आपको सीखना है। लेकिन फ़िल्में आपको प्रेरित कर सकती हैं। जैसे राइट मुझे स्मरण है कि जब मैंने आनंद देखी थी, तो मैं बड़ा उससे इन्फ्लुएंस हुआ था कि एक व्यक्तित्व है जिसको पता है कि उसको अब जाना है। वो कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बहुत बड़ा लेसन था कि जाना सबको है। किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। तो आप अपना जीवन या हर पल कैसे बिताएँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये चीज़ मैंने उस फ़िल्म से सीखी। अब जो फ़िल्म में हुआ वो शायद स्वाभाविक है या नहीं है, ये मैं हम्म नहीं कह सकता। हम्म तो मैं फ़िल्म को प्रेरणा के दृष्टिकोण से ज़रूर देखता हूँ, लेकिन ये मान लेना कि जो फ़िल्म होता है वो पूरा सही है, ये मेरे विचार से ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो ऑडियंस के लिए बनती है फ़िल्म, दिखाने के लिए बनती है, तो एक्ज़ैजरेशन होता है। सर कमिंग बैक टू द आईएएस एग्जाम्स आप जैसे यू आर आईएएस ऑफिसर कुछ लोग आईपीएस चुनते हैं कुछ आईआरएस बनते हैं कुछ आईएफएस बनते हैं तो ये चॉइस कैसे मिलता है लोगों को इज इट बेसिस द रैंकिंग्स या आप इट सर्टेन इज़ रैंक के बाद यू यू इट हैव द इज़ चॉइस ऑफ पिकिंग अप इट इज़ चॉइस कम मेरिट, आपको पहले ही बता देना ओके पड़ता है। सामान्य रूप से आपको अपनी प्रेफ़रेंस देनी पड़ती है। अगर आपकी रैंक ओके सही है, तो वो प्रेफ़रेंस आपको मिल जाती है। अगर उस रैंक आपकी नहीं है और वो जितने ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं, जितने हम्म स्लॉट्स अवेलेबल हम्म हैं, वो पूरे हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको देंगे। वो स्लॉट्स पूरे हो गए आपकी रैंक आने से, तो नेक्स्ट आपको देंगे प्रेफ़रेंस। तो ये चॉइस कम मेरिट। सर आप यूपी में ही यू आर बोर्न इन यूपी और आपको यूपी कैडर ही मिला तो ये बहुत लोगों को मिलता नहीं है तो व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड गेटिंग अ मीन उसमें भी सच ए चॉइस ग्रेट कैडर चॉइस कम मेरिट है। यानी कि ओके आपकी मेरिट अच्छी है, रैंक अच्छी है, तो अपनी स्टेट मिल जाएगी। रैंक अच्छी ओके नहीं है, तो ओके आपको अपनी स्टेट नहीं मिलेगी। आप उसमें भी चॉइस देते हैं। तो जैसे मान ओके लीजिए यूपी में अगर 10 वैकेंसीज़ हैं, तो 10 वैकेंसीज़ में अगर आपका उस वो रैंक नहीं होगी, तो आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको दूसरी स्टेट मिलेगी। तो चॉइस का मेरिट है उसमें। ओके सर आपसे कई सारे बच्चे आई बिलीव कि बहुत सारे यंग लोग जो अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स आपको डेफिनेटली इनवाइट करते होंगे क्योंकि आप आए उनके स्टूडेंट्स को गाइड करें उनको मोटिवेट करें यूपीएससी जो लोग अभी देने वाले हैं या फिर देना चाहते हैं तो मोस्टली जो ये लोग आपको मिलते हैं व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट फ्रॉम देम बच्चे आपसे पूछते हैं कि या अभी बच्चे बच्चे आपसे पूछते हैं क्या बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ तो जैसे आपने पूछा, कुछ बड़े परेशान रहते हैं कि साहब हाँ हम अगर फेल हो गए तो क्या होगा? कई राइट पूछते हैं कि साहब हम फेल हो चुके हैं और आगे भी फेल होंगे तो क्या होगा? तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे दुनिया में कोई ऐसा आदमी बताइए जो कभी फेल नहीं हुआ था। एब्सोल्युटली हर जना फेल होता है, हर जने से गलती होती है। सक्सेसफुल अल्टीमेटली वही होता है जो उन फेलियर से और मिस्टेक से सीखता है। उसमें डूबता नहीं है बल्कि सीखता है। ज़्यादातर फेलियर्स और मिस्टेक में डूब जाते हैं। अब फेलियर भी एक सब्जेक्टिव प्रकरण है, मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं पहले वर्ष जब सिविल सेवा में बैठा था, तो मैं आईएएस में नहीं आया, पुलिस सर्विस में आया क्योंकि मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे लिए वो फेलियर था।
कई लोगों के लिए पुलिस में आना सक्सेसफुल है, सब्जेक्टिव है। हुँ, लेकिन उस फेलियर में मैं डूबा नहीं। मैंने उस फेलियर को समझने का प्रयास किया कि मैं क्यों फेल हुआ है इसमें आने से। मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि ये प्रॉब्लम्स थी और फिर उस पे वर्क किया मैंने। अगले साल मैं सक्सेसफुल हो गया। तो कई मैंने अपने पुस्तकों में भी लिखा है, अपने कई फेलियर्स के बारे में लिखा है कि मैं कई जगह फेल हुआ, कई गलतियाँ हुई, कई फेल हुआ। तो फेलियर होना स्वाभाविक है। जहाँ राइट, एक आदमी को ये समझ में आ गया कि ये स्वाभाविक है, फिर वो उतना परेशान नहीं होता। परेशान तब होता है जब कहता है मैं अकेला हूँ। भाई मिस्टेक्स में आदमी समझता है मेरे से अकेले गलती हो गई। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति से गलती होती है। आप एब्सोल्यूटली। उस मिस्टेक से सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, ये है मैं। सर क्योंकि आप यूपी से हैं तो मेरा एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, मैं एक्चुअली थोड़ी देर पहले एक डेटा भी देख रहा था कि सबसे ज़्यादा जो मतलब आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, वो निकलते हैं यूपी बिहार से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ मैंने 2023 के नंबर्स देखे थे, 700 समथिंग 741 आईएएस ऑफिसर्स वेर फ्रॉम यूपी एंड 471 फ्रॉम बिहार फॉलोड बाय अदर स्टेट्स। और जो नंबर 1 2 रैंकिंग भी थी, नंबर 1 वाज यूपी एंड देन नंबर 2 जो आए थे एआईआर, वो बिहार से थे। तो ये जो बिहार और यूपी, मैं भी खुद झारखंड से ही हूँ, एक्स विच इज एक्स बिहार। या हम मैंने भी अपने आसपास देखा है, अपने आस दोस्तों को देखा है, रिश्तेदारों में देखा कि बहुत लोग यूपीएससी के मतलब बहुत एस्पायर करते हैं यूपी आईएएस बनना, आईपीएस बनना, क्योंकि उनके फैमिलीज में भी चलती आ रही है, उनके ग्रैंडफादर या फादर कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर या किसी न किसी सिविल सर्विसेज में रहे हैं। तो ये बिहार और यूपी में ये यूपीएससी का माइंडसेट इतना ज्यादा क्यों है कंपेयर टू वो एनी अदर स्टेट? आपने उसका उत्तर अपने ही प्रश्न में दिया है। ये राइट। ट्रेडिशन रहा है यहाँ और वो ट्रेडिशन धीरे-धीरे चेंज होगा। वो ट्रेडिशन ये रहा है कि लोगों ने देखा सरकारों को, हम्म। लोगों ने उनकी अथॉरिटी देखी, लोगों ने उनका पर्पस देखा, लोगों ने उनका रोल देखा, उससे वो इंस्पायर हुए और वो जनरेशन वार वो आता गया। ये ट्रेडिशन है। नॉर्थ के लोग ज़्यादा उसमें आते हैं, लेकिन अब वो परिवर्तित हो रहा है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह से लोग आ रहे हैं। अब मैंने हम्म। विश्लेषण तो नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रतिशत के लोग यूपी और बिहार से पहले आते थे, उस प्रतिशत में निश्चित रूप से कमी आई होगी। मैं उदाहरण तो भी क्लियर दे सकता हूँ। जब मैंने इलाहाबाद ओके। यूनिवर्सिटी जॉइन की थी, तो उस समय बहुत लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सिविल सर्विस में आते थे, वहाँ पढ़ने जाते थे, आते थे। अब वहाँ से उतने नहीं आते, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अब वो शिफ्ट हो गया है काफ़ी। इनफैक्ट शिफ्ट वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से अब बाहर चला गया है। पहले अगर आप देखें शुरू में 60s में, 70s में, 80s में, हम्म। तो ज़्यादातर लोग जो है वो शहरों से आते थे। अब आप देखेंगे कोई राइट। पाली से आ रहा है, कोई दूर-दूर से दूरस्थ क्षेत्रों से लोग सिविल सर्विस में आ रहे हैं। तो इन अ वे ये अच्छा है सिविल सर्विस के लिए कि अलग-अलग जगह से लोग इसे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूपी, बिहार की डोमिनेंस भी कम हो रही होगी। मैंने खुद विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन हो रही होगी। सर एक मेरा सवाल हमेशा मतलब मेरे मन में रहा है, व्हाट मेक्स यूपीएससी एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट अक्रॉस इंडिया एंड फॉर दैट मैटर ग्लोबली? व्हाट मेक्स इट सो टफ? देखिए, एक तो बहुत लोग उसमें अपीयर होते हैं। जो संख्या यूपीएससी में अपीयर होती है, वो संख्या मेरा ख्याल अब तो लाखों में है। हम्म। लाखों लोग अपीयर होते हैं, तो इट मेक्स टफ। फिर जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े भिन्न होते हैं किसी भी अन्य एग्जाम से। जो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें, क्वेश्चन पेपर भिन्न होते हैं और अभी भी लोगों को एस्पिरेशन है सिविल सर्वेंट बनने की, राइट। इसलिए उसको टफ बनाते हैं कॉम्पिटिशन। सर ये तो हो गई सर, जो बेसिक्स मुझे जानने थे आपसे, ताकि जो लोग सुने उनको भी काफ़ी हेल्प मिले, अगर कोई यंग लोग, काफ़ी लोग सुनते हैं पॉडकास्ट आज के डेट में। थोड़ा सर आपके जर्नी पे आते हैं। तो आपने बताया आप यूपी यू आर एआईआर 14, आप यूपी कैडर में रहे हैं, जो आपका खुद का ही होम स्टेट था। अ, सर आपकी जो पहली पोस्टिंग हुई यूपी में, वो कहाँ पर हुई, और थोड़ा अपने पहली पोस्टिंग के बारे में बताइए। क्या-क्या आपने चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि पहली बार एक ब्यूरोक्रेसी में आना, कई चीज़ें समझनी पड़ती हैं, कई चीज़ें जाननी पड़ती हैं, जो धीरे-धीरे आप टाइम के साथ ही सीखते हैं। थोड़ा-सा सर वो अपने स्टार्टिंग के फेज़ के बारे में मेरी बताइए। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग हम लोग की 2 साल की होती है, मेरा 81 बैच था इसमें। 1983 में 1983 में मेरी पोस्टिंग हरदोई जनपद में हुई। ये करीब लखनऊ से 100 सवा 100 किलोमीटर दूर है। डिस्ट्रिक्ट हरदोई में मैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बना वहाँ पे और मुझे सदर यानी कि सिटी के आसपास का चार्ज दिया गया। तो शुरू में ट्रेनिंग में ही मैंने थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया था, क्योंकि ट्रेनिंग में ही मुझे, जब मैं फतेहपुर में ट्रेनिंग में था, तभी मुझे ट्रेनिंग टाइम में एसडीएम बन का चार्ज मिल गया था, जो कि थोड़ा-सा अनयूजुअल था। नॉर्मली ट्रेनिंग टाइम पे चार्ज ओके। नहीं मिलता, लेकिन मैंने 4-5 महीने एज़ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट वहाँ काम कर लिया था, तो मुझे थोड़ी जानकारी थी
कि तहसील में और सब डिवीज़न में काम कैसे होता है। लेकिन हरदोई में थोड़े भिन्न प्रकार के चैलेंजेस सामने आए और बड़ा अनयूजुअल था। पहला चैलेंज मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑफिसर इंचार्ज फूड प्रोक्योरमेंट बना दिया। इसके बारे में मैंने अपनी किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए था कि फूड प्रोक्योरमेंट में बड़ी समस्याएँ आती थी कि राइट। सही केंद्र खुल रहे हैं नहीं फूड प्रोक्योरमेंट पे, किसानों को सही दाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है और वो वहाँ से मूवमेंट कैसा है ग्रेन्स का, गोडाउन्स में जगह है या नहीं है, कैसे रखना है। तो इस ये सब पूरा हम मूवमेंट प्लान वगैरह बनाते थे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। कोई बहुत मेजर उसमें चैलेंज नहीं आया, लेकिन समझने सीखने को बहुत कुछ मिला। तो रियल चैलेंज आया जब वहाँ अक्टूबर के एंड में मिसेस इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। ओके। वो एक बड़ा चैलेंज था। बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो मैं पूरे शहर में घूमता था, ये देखने के लिए कि मारपीट तो नहीं हो रही है, लूट तो नहीं हो रही है, जो कि हो रही थी उस समय, क्योंकि रूलिंग पार्टी के कई सदस्य जो है वो इसमें इंडल्ज कर रहे थे। तो कठिन कार्य था, तभी मुझे सूचना मिली कि एक रूलिंग पार्टी के बहुत ही पावरफुल एमएलए वो इस पीछे लूट-पाट के और दुकानें जलाने के पीछे थे। तो मुझे ये निर्णय लेना था कि इनके विरुद्ध मैं कार्रवाई आरंभ करूँ ना करूँ। तो इसमें थोड़ा मुझे इनिशियली डायलेमा था कि मैं कई लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि साहब बहुत पावरफुल हैं वो, आपका नुकसान कर देंगे। तो मैं नई-नई सेवा में था। बहुत क्लियर नहीं था मैं कि मुझे क्या करना है। शायद हुँ। 10-12 साल बाद तो मैं बहुत क्लियर हो गया था कि क्या करना है मुझे, लेकिन उस समय थोड़ा-सा डाउट। फिर मैंने डिसाइड किया कि इनिशिएट करते हैं एक्शन। तो मैंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनके अगेंस्ट फाइल बनाई और वो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी। अब वो उस ओके। विधायक, उस एमएलए को मालूम पड़ा, वो बड़ा नाराज़ हुआ कि कैसे किसी की हिम्मत हुई मेरे अगेंस्ट केस बनाने की। तो वो जाके लखनऊ में किसी से मिला-विला होगा। तो मुझे लखनऊ जो है समन किया गया एक सीनियर अफ़सर के सामने। मैं उनसे मिलने गया तो मुझसे बोले, "अनिल ये तुमने क्या कर दिया?" तो मैंने उनको बताया कि साहब ये बैकग्राउंड है। तो मुझसे सहमत हुए, लेकिन फिर कहने लगे फाइल वापस ले लो यार। मैंने कहा क्यों? अगर ठीक है तो फाइल तो होना चाहिए कार्रवाई। बोले, "नहीं, नहीं ये तुम्हारे हित में है, तुम फाइल वापस ले लो।" मैंने कहा साहब मैं तो डिसीज़न लेता नहीं, डिसीज़न तो डीएम लेते हैं, मैंने तो फाइल भेजी है सिर्फ। वो डिसएग्री करते हैं मुझसे कि नहीं लगेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बोले, "नहीं, नहीं तुम फाइल वापस लो।" मैंने कहा साहब फाइल तो अब चली गई, अब मैं क्या, तो तीर निकल गया, मैं वापस कहाँ से लूँगा? इस बात पे वार्ता अंत हो गई, मैं अपने सब डिवीज़न में आ गया और कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया उस वजह से। वो बड़ा जो है पावरफुल एमएलए थे। तो मैं बड़ा दुखी था, कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। उस समय तक मेरी चिंतन ट्रांसफ़र के बारे में भिन्न था। उस समय मैं समझता था मैंने गलती कोई नहीं की नहीं और मेरा हुँ। ट्रांसफ़र हो। तो ये एक चैलेंज था वहाँ पर। चैलेंज और भी थे, जैसे मैं वहाँ ऑफ़िसर इंचार्ज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, जो वहाँ की नगर पालिका थी, उसका ऑफ़िसर इंचार्ज था। वहाँ भी उसकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। तो मैं इसमें लगा कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो उस समय, अब तो ऑक्ट्रॉय नहीं है, उस समय ऑक्ट्रॉय होता था, चुंगी होती थी। तो उसमें बड़ी चोरी होती थी। तो मैंने अभियान चला के उसकी चुंगी चोरी रोकने का प्रयास किया। एज़ लक वुड हैव इट, जिस विधायक का मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का छोटा भाई जो चुंगी चोरी करता था। वो दवाइयाँ लाता था, उसपे टोल टैक्स की थी, हिम्मत ही नहीं होती हुँ। थी उससे पूछने की। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उसका सीज़ कर लिया एक कंसाइनमेंट, नहीं दिया। अब वो उसपे भी वो नाराज़। मुझसे कहा गया कि इसको छोड़ दो। मैंने कहा अब तो सीज़ हो गया, अब तो बिना फाइन के तो जाएगा नहीं। तो उसने डीएम से भी शिकायत की, डीएम ने भी मुझसे पूछा। मैंने कहा साहब ये तो सीज़ हो गया है, रिकॉर्ड पे है, तो बिना फाइन के छूटेगी नहीं। तो उसको फाइन देना पड़ा। तो इस तरीके की चीज़ें छोटी-छोटी होती थी, उससे मेरी ख्याति जो भी है बनी, कि वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, जो भी किसी पार्टी-वार्टी को होगा जो है करेंगे। उसका बाद में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, कि जब मैं डीएम बना, तो लोग कोई गड़बड़ नहीं करते थे। उस समय राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, बड़ी शांति रहती थी। हुँ। तो हुँ। सबको पता था कि किसी भी पार्टी का होगा, छोड़ेंगे नहीं, अगर गड़बड़ करेगा। तो इसका लाभ मिलता है आगे, अगर आप उस प्रकार का कार्य करें। सर, एक होता है कि आपने काफ़ी टाइम तक सर्व कर लिया, फिर लोग आपके या फिर जो पॉलिटिशियंस आपके अराउंड काम कर रहे हैं, आप जिनके ऑफ़िस में पोस्टेड हैं, जहाँ पे हैं, आप वो आपके वर्क के तरीकों को जान जाते हैं कि ही इज़ अ नो नॉनसेंस मैन, ये कुछ गलत करेगा नहीं, सही है तो करेगा। जब आप नए-नए आईएएस ऑफ़िसर बनते हैं या फिर आईपीएस बनते हैं, किसी भी सिविल सर्विस में आप जॉइन करते हैं, आपके ऊपर फिर किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स बनाए जाते हैं कि आपको ये काम करना है? एंड कोई नया अगर ऑफिसर बन रहा है, तो हाउ कैन ही रिफ्रेन कि वो गलत काम से दूर रहे और सही काम करे? वो कैसे उस चीज़ को जज कैसे कर पाए? क्योंकि इतना देखिए पॉलिटिकल प्रेशर है। हाँ, शुरू में जजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वही हमने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में लिखा है, राइट। कि डिलेमा रहता है दिमाग में, मैं ये करूँ या ये करूँ, मेरे मेरे पर।
धीरे-धीरे वो समझ में आने लगता है, जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको समझ में आने लगता है। जैसे मैंने आपको पिछला उदाहरण दिया, उस हाँ, विधायक के बारे में, ऐसी ही एक और मैंने एक वाकया अपनी पुस्तक में बताया है, एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस में, कि मैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट था, छुट्टी वाला दिन था, उस समय मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, तो रेगुलर फ़ोन होता था, बीएसएनएल वाला। तो फ़ोन आया मेरे पास, छुट्टी थी, कोई था नहीं, मैंने ही फ़ोन उठाया, मैंने हेलो कहा, तो उधर से एक बड़ा पैनिक सी आवाज़ आई कि साहब ये बदमाश हमारे घर में घुस आए हैं और ये हमें घर से निकाल रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई थाने में बताओ, हम मैं क्या कर सकता हूँ? अब सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट का काम ये तो है नहीं कि इंडिविजुअल क्राइम्स को देखे, वो मेरा काम नहीं था। हुँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बट नॉट इंडिविजुअल क्राइम्स। बोले नहीं सर, मैंने थाने में कोशिश की, वहाँ कोई नहीं कर रहा है कुछ, आप कुछ कीजिए मेरी, वरना मैं मर जाऊँगा। वो जिस प्रकार का होता उसने। राइट, जाने मेरे दिमाग में क्या आया, उस दिन छुट्टी थी, ड्राइवर था नहीं, मैंने जीप उठाई, खुद ही चला के मैं थाने पे चला गया। हरदोई छोटी जगह है, तो मैं चला गया थाने पे, थानेदार वहाँ था। मैंने उससे कहा, भाई वो वहाँ पे परेशान कर रहा है, कुछ भेज को ठीक करो। अरे सर, उसको रहने दीजिए, वो एमपी का लड़का है। एक ये दूसरा है, उसी पार्टी का, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लड़का था, वो सब गड़बड़ कर रहा था। मैंने कहा एमपी का लड़का है तो इसका मतलब थोड़ी ना कहीं जाके लूट-वूट कर लेगा। अरे सर, छोड़िए, सब कहाँ है, छोटी-छोटी चीज़ें। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि वो कुछ करे-वरेगा नहीं, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम 4 सिपाही को मेरे साथ बैठा दो। मैंने 4 सिपाही जीप पे बैठा लिए और मैं स्पॉट पे पहुँच गया। पहुँच के उसको मैंने ओके, अरेस्ट कर लिया, एमपी के लड़के को। उसको लाके थाने में हाज़िर कर दिया। अब वो देखिए, ये चीज़ें शुरू में नहीं समझ में आता क्या सही है, क्या गलत है, हम राइट, ना करते थे। तो धीरे-धीरे आदमी को समझ में आ जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर वो निर्णय भी ले लेता है। और हुँ, हर आदमी अपने हिसाब से निर्णय लेता है कि जो करना चाहता है। तो जो मैंने आपको बताया, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खीरी बना तो मुझे बड़ा लाभ था। लोगों को जानकारी मिल गई थी। लेकिन शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मैंने पुस्तक में कई बार लिखा है कि शायद अगर मैं 10 साल बाद वहाँ होता, तो शायद वो करता ही नहीं करता, उस पे दूसरा चिंतन होता। और शायद जो अ, डिलेमा मुझे शुरू में थे, तो बाद में डिलेमा बिल्कुल नहीं थे, मैं बड़ा आराम से निर्णय लेता हूँ। जो नए अधिकारी हैं, मैं उन लोगों की चर्चा करता हूँ, मैं उनको बड़ा सिंपल सा सुझाव देता हूँ। और सुझाव इस प्रकार से, जो मैंने सीखा अपने करियर में, कि अगर कोई नियम के विरुद्ध, लॉ हुँ, के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल मत करिए आप उसका काम। अगर कोई वो सिफ़ारिश कर रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल मत कीजिए। किसी दबाव में मत कीजिए, दबाव आएगा आपके पास। शुरू-शुरू में दबाव आता है, जब तक आपकी रेपुटेशन नहीं बन जाती, तब तक दबाव आता है, मेरे ऊपर भी दबाव आया। अगर वो सही काम कह रहा है जो नियम के विरुद्ध है, उसको तुरंत कर दीजिए। समस्या क्या आती है, जो मेरे साथ भी थी शुरू-शुरू में, मैं समझता था सब नेता बदमाश हैं। तो जो भी आते थे, कहा मैं प्रेजुडिस से उनसे बात करता था, जो कि उचित नहीं। वो बाद में मुझे समझ में आया। सर ये जो आपने 2-3 इंसिडेंट्स बताए जहाँ पे आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी आया या फिर यू रन इंटू सम हायर पावर पॉलिटिशियंस एमपी, एमएलए से आपको इश्यूज हुए। तो कभी-कभी आपको ये थ्रेट नहीं लगा कि दे वुड थ्रेटन कोई आपकी ज़िंदगी पे थ्रेटन आएगी या फिर कोई आपके फैमिली पे ऐसा कुछ वो मतलब थ्रेटनिंग जैसा कुछ करेंगे या फिर नहीं, कुछ हार्म नेता से पहुँचाएँगे? तो ऐसा कभी नहीं लगा। कभी कि फैमिली थ्रेटेंड हो या हम फिज़िकली थ्रेटेंड हो। हुँ, हुँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा ट्रांसफ़र करा देते थे, जब मैं एडजस्ट कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रांसफ़र जहाँ होता था वहाँ चले जाते। एज़ ओके, सच कोई फिज़िकल थ्रेट मुझे कभी ना मिली। अ, वो भिन्न प्रकार की थी थ्रेट। जब मैं डीएम खीरी था, तो हम लोगों ने 5 आतंकवादियों को मारा था। मैं भी स्पॉट पे था जब ये हुँ, एनकाउंटर हुआ था। करीब 14-15 घंटे चला था एनकाउंटर। उसके बाद मैं टेररिस्ट की हिट लिस्ट में आ गया था। वो इंटेलिजेंस की ओके। रिपोर्ट आई थी, मैं हिट लिस्ट में आ गया था। बट ठीक है, उस समय तो ये व्यवस्था, कई लोग हिट लिस्ट में थे, मैं भी हिट लिस्ट में था। तो ऐसा कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। सर एक आईएएस ऑफिसर की नॉर्मली ट्रांसफ़र की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कभी-कभी तो वो पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से भी कर देते हैं। नहीं तो जनरली एक जगह पे अगर आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, व्हाट इज़ द टेन्योर दैट यू हैव टू सर्व आउट? नॉर्मली टेन्योर 2 से 3 साल होता है, जो कि ओके, मेरे सेकंड पार्ट ऑफ माय करियर में इतना ही रहा। एक जगह पर मैं 7 साल भी रहा। ओके। तो ऑन एन एवरेज मेरा सेकंड हाफ जो मेरा करियर था, उसमें मैं 3 साढ़े 3 साल का मेरा टेन्योर रहा। तो इसमें कुछ पॉलिटिशियंस का भी रोल होता है कि आपको कहीं देखिए, जल्दी भेज देना चाहते हैं या फिर आपको किसी टफ सिचुएशन में कहीं कुछ कैटर करना है तो दे नो कि ही इज़ द राइट पर्सन टू डू द जॉब? दोनों बातें हैं। पॉलिटिशियंस यूपी जैसी स्टेट में पहले तो हाँ, बहुत इंटरफेयर करते थे। बहुत डिसाइड करते थे कौन कहाँ रहेगा।
धीरे-धीरे अब मुझे जानकारी मिली है कि उतना ज़्यादा स्टेबल टेन्योर हैं आईएएस ऑफिसर्स के इस समय हुँ, यूपी में स्टेबल टेन्योर्स हैं। दिल्ली में तो बड़ा स्टेबल होता है टेन्योर, बाय एंड लार्ज आप जहाँ पोस्ट हो जाते हैं वहाँ 3 से 5 साल आप रहते हैं तो इंस्टेबिलिटी नहीं होती। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपनी रेपुटेशन किस हिसाब से बना लें। अगर आपकी रेपुटेशन में बन जाती है कि एक सही काम तुरंत कर देता है और गलत काम बिल्कुल नहीं करता, तो आपको ऐसी जगह पोस्ट ही नहीं करेंगे जहाँ उनको गलत काम कराना है। वो ओके, अपना ऐसे अधिकारी को ले आएँगे जिससे वो गलत काम करा लें। क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन पे जाते हैं कि भाई ये गलत काम नहीं राइट, करेगा तो नहीं करेंगे। फिर आप जहाँ हैं आराम से काम कीजिए वहाँ पर। तो सरकार को कई प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं। एक आवश्यकता होती है कहीं कोई क्राइसिस है तो कोई क्राइसिस मैनेजर हुँ, चाहिए। हुँ, एक डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए। कोई ऐसा चाहिए गलत-सलत काम कराने के लिए तो वैसे अधिकारी भी हैं। हर किस्म का अधिकारी होता है। राइट। तो सरकार बड़ी समझदार होती है उस हिसाब से अधिकारी को वहाँ फिट कर देती है, अपना काम करते हैं। सर ये अब तक जो आपके ट्रांसफर्स हुए हैं पूरे करियर में आप कितने जगह पे कुछ एक आपको आइडिया हो कितने जगह मैंने पे आपने सर्व काउंट किया नहीं है? किया बट ये बात जनरल था कि मैं शुरू में मेरे ज़्यादा ट्रांसफ़र होते थे। हुँ, हुँ। शुरू में समझ लीजिए 15 साल तक तो मेरे ट्रांसफ़र होते थे ज़्यादा, उसके बाद फिर मैं बड़ा स्टेबल टेन्योर रहा मेरा। सबसे उसके बाद चैलेंजिंग हाँ, एरिया कहाँ पे रहा जहाँ आपने सर्व किया हो? चैलेंज तो मेरा ख़्याल हर असाइनमेंट चैलेंजिंग था, बट अगर एज़ अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ अ राइट, क्राइसिस, वो मेरा ख़्याल कोल वाला सबसे डिफिकल्ट था टू बिगिन विद, क्योंकि बड़ी इमरजेंट क्राइसिस थी और ये अपेक्षा की जा रही थी कि जल्दी-जल्दी इसका समाधान निकाला जा सके। तो वो स इन दैट सेंस इट वाज़ मोस्ट चैलेंजिंग। सर कोल सेक्रेटरी अपने आप में इज़ अ ह्यूज पोस्ट मतलब यू आर कहते हैं ना क्रेम डे ला क्रेम जो ब्यूरोक्रेसी में आई जो अभी आईएएस ऑफिसर वो ड्रीम करते हो कि मुझे शायद ऐसा कुछ पोजीशन मिले। तो बिफोर बिकमिंग कोल सेक्रेटरी आप सर किस-किस आप एजुकेशन सेक्रेटरी भी आप रह चुके हैं नहीं, और एजुकेशन किस सेक्रेटरी मैं कोल के बाद रहा, कोल के कोल बाद से ओके पहले नहीं, सॉरी। कोल के बाद। तो सर किस-किस पोजीशन पे आपने सर्व किया सर आफ्टर जॉइनिंग आपने फिर मैं क्या-क्या जब पोजीशंस हेल्ड मैं किए? आईएएस जब मैं आया तो पहले जैसे होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना। हुँ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बाद फिर हम लोगों को कुछ दिन लखनऊ में काम करना पड़ता है सेक्रेटेरिएट में। तो वहाँ मैं एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लुकिंग आफ्टर बैंकिंग, फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा माइनर इरिगेशन में। फिर मेरी पोस्टिंग हुई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी। वहाँ से वापस आकर मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस बना। फिर मैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में रहा कुछ दिन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उद्योग बंधु रहा। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट कमिश्नर बना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। उसके बाद चेयरमैन अपीडा है एक संस्था, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें रहा मैं चेयरमैन। फिर वापस मैं यूपी गया, वहाँ सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर रहा। हुँ, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर पिकअप यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रहा। फिर मेंबर जुडिशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहा। फिर वापस दिल्ली आ गया। यहाँ पर मैं डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर रहा 7 साल और उसके बाद मैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहा। फिर मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होके फिर मैं नहीं, प्रमोशन से जस्ट पहले मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में रहा एडिशनल सेक्रेटरी और उसके बाद फिर ओके। मैं सेक्रेटरी बना कोल में और कोल के बाद एजुकेशन सेक्रेटरी। सर एजुकेशन सेक्रेटरी जो आपका लास्ट पोजीशन रहा है अ, आप अपने एंड से आपने एजुकेशन माफिया को काफ़ी हद तक खत्म करने की कोशिश की एंड वी आर सक्सेसफुल आल्सो। तो आप अपने एंड से कैसे देखते हैं एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है और अभी जो एक बिज़नेस बनता जा रहा है एजुकेशन इज़ हैज़ बिकम अ बिज़नेस एजुकेशन एंड फॉर दैट मैटर हेल्थ केयर। तो हाउ डू यू लुक एट इट एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू इट? देखिए, एजुकेशन की कई समस्याएं, इनफैक्ट मैं मजाक में कहता था कि एजुकेशन का चैलेंज कोल से ज्यादा बड़ा था इन ए वे, हुँ, क्योंकि कोल में जो माफिया थे वो ऊपर थे, माइनिंग नीचे थी। एजुकेशन में सब हुँ, माफिया अंडरग्राउंड हैं और बड़े महत्वपूर्ण माफिया हैं, बड़े कनेक्टेड माफिया हैं और काफी ये माफिया ओके, टीचर्स से रिलेटेड है। क्योंकि मेरा ये मानना था एजुकेशन में कि अगर टीचर्स की व्यवस्था सुधर जाएगी तो देश की हुँ, एजुकेशन ठीक हो जाएगी और अगर वो व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो जो हम कुछ कर लें एजुकेशन नहीं सुधरेगी यहाँ। हुँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज एजुकेशन में टीचर्स था। इसी के संदर्भ में मैंने कुछ इनिशिएटिव लिए अपने टीम के साथ। कुछ में सक्सेसफुल रहे, कुछ में फेलियर रहे और मेरे विचार से सबसे बड़ा माफिया जो था वो बीएड एंड डीएलएड कॉलेज का था। क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि ये करीब 16,000 हैं, जिसमें से 4,000 ऐसे हैं जो एक कमरे में हैं या हैं ही नहीं, वो डिग्री-विग्री भी दे देते हैं। हुँ, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए जो चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थे, उन्होंने एक एफिडेविट माँगा जिसमें सब सूचना माँगी। तो इससे वो काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने प्रयास किया कि पॉलिटिकली उसे रुकवाएँ,
लेकिन पॉलिटिकली रुका नहीं, क्योंकि मैं स्वयं कई चीफ मिनिस्टर से मिला, उनको समझाया कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसमें हमें बीएड एंड डीएलएड कॉलेजेस की व्यवस्था सुधारनी हो। तो सब ज्यादातर मुख्यमंत्री मुझसे सहमत हुए, तो वो कोर्ट में चले गए। 17 कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया, 3 कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर दे दिया। और उसके बाद फिर जो प्रकरण बना, उसमें जो चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन पर इतना दबाव पड़ा, उनसे कहा गया आप रिजाइन कीजिए। कोर्ट्स ने कहा इनको कैसे हटाया जा सकता है, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया इससे। तो मेरा बड़ा फेलियर था वो, क्योंकि वो व्यवस्था हम सुधार नहीं पाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया गया है। तो मुझे आशा है कि व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इस प्रकार की कई सारी समस्याएं थी, जैसे स्कूल फी की एक समस्या होती थी, कई स्कूल जो है हुँ। स्कूल फी बढ़ा लेते थे अपने हिसाब से। उस समस्या का समाधान काफी कारगर तरीके से यूपी में हो गया है एक लेजिस्लेशन के माध्यम से। फिर एक अजीब सी विचित्र सी बात थी कि सीबीएसई में लोगों को 100 में 100 मिल जाते थे अंग्रेजी और हिंदी लिटरेचर में, जो कि मेरे गले राइट। उतरती नहीं थी कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर में कैसे इतना नंबर आ गया उन लोगों के। वो भी प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं रहा, क्योंकि उसमें भी कोर्ट आ गया, उन्होंने स्टे कर दिया। तो कई जगह समस्या हर प्रकार की होती है। देखिए, आइडिया हर के पास होता है, जैसा मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि हर आइडिया को क्रियान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो आइडिया हैज राइट। टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो कई सारी फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि कोई काम या कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो कई रोड़े आते हैं उसमें, कई हुए बहुत सारी चीजें नहीं। सर, आपने शायद इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली पुट किया है कि हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ला रही है, अगर ये लाना है तो तुरंत क्यों नहीं ला सकती है? आई थिंक देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स जो हमें समझ में नहीं आते एज़ अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर, एज़ एन आईएएस ऑफिसर, एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। यू अंडरस्टैंड कि हाँ, क्या-क्या चैलेंजेस है, उसको किस-किस एंगल से हमें देखना है। तभी ये फिज़िबल है या नहीं इसको एज़ अ बिल पास करना, देन यू कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट कि नहीं, नाउ यू शुड गो अहेड विथ इट। तो वो एज़ अ कॉमन मैन हम समझ नहीं पाते हैं कई बारी, हमें लगता है कि ये हमारे हित में है, तो ये तुरंत क्यों नहीं हो सकता है? ओके। सर, नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट कोलगेट स्कैम। उसमें आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम सब ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है। क्या सिचुएशन वैसा ही कुछ था? नहीं, वैसा तो जैसे मैंने कहा ना, फ़िल्म में तो हर चीज़ एग्ज़ैजरेटेड होती है। ऑब्वियसली। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बहुत सीमित माफिया के या। बारे में बात कर रहे हैं। कोल की समस्या, जो कोल की समस्या उत्पन्न हुई, वो एज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीएजी रिपोर्ट। सीएजी की जो रिपोर्ट थी, वो भी हुँ। बड़ी एग्ज़ैजरेटेड थी, फैक्चुअली इनकरेक्ट थी। उससे एक देश में माहौल बना, और उस माहौल की वजह से लोगों ने निर्णय लेना बंद कर दिया। तो मैंने अपनी पुस्तक नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट में उसका व्याख्यान किया है, और ये लिखा है कि कैसे सीएजी ने कैलकुलेशन त्रुटिपूर्ण, गलत है, हुँ। कैलकुलेशन ही गलत था। उन्होंने सब का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग एवरेज कर दी, जबकि डिपेंड करता है कि कितनी गहरी माइन है, कैसे माइनिंग हो रही है, वहाँ की क्वालिटी कैसा है, उस पर निर्भर करता है कॉस्ट ऑफ माइनिंग। वो सब उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक एवरेज कॉस्ट निकाली और कहा इतना रेवेन्यू होना चाहिए, और माइनस कर दिया और एक लॉस निकाल दिया, जबकि उनको माइन वाइज जाना चाहिए था। तो एक तो उन्होंने गलती ये की, और दूसरी गलती क्या की, वो मीडिया पे चले गए, खूब हुँ। भाषण दिए, खूब इंटरव्यूज दिए। तो ये माहौल बन गया कि ये बहुत बड़ा स्कैम था। गलतियां हुई थी उस समय, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं हुई थी, ये कहना गलत होगा कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई थी। लेकिन वो स्कैम का स्वरूप उसको दिया गया, वो उचित नहीं। बहुत ओके। हुआ ये कि उन्होंने रिपोर्ट दी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो रिपोर्ट तो 2004 के बाद की माइंस की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दशक में भी जो माइंस थी, उनको भी कैंसिल। तो एक के बाद एक गलती होती चली गई, जिससे बड़ा कंपाउंड हो गया। फिर मैंने जब परीक्षण किया तो ये पाया कि समस्या की जड़ जो है वो कोयले की कमी है। यानी कि कोयले का अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, तो ये समस्या मारामारी होगी नहीं कोल माइंस की। हुँ। तो मेरा पूरा प्रयास ये था कि कोल का प्रोडक्शन कैसे बढ़े, और वो लंबी स्टोरी है, लेकिन जो भी प्रयास हुए उसके फलस्वरूप कोल का प्रोडक्शन बढ़ा। कोल का प्रोडक्शन बढ़ने के फलस्वरूप जो माइंस हम ऑक्शन कर रहे थे, शुरू में तो सब मारपीट हो रही थी उन माइंस को ऑक्शन करने में। लेकिन उसके बाद तीसरे राउंड, चौथे राउंड में आते-आते लोग माइंस ले नहीं रहे थे, क्योंकि माइनिंग आसान नहीं है। अगर हुँ। समुचित मात्रा में उपलब्ध कोई और करा दे कोल, तो कोई अपना माइनिंग नहीं करेगा। तो ये स्पष्ट हुआ कि अगर आप कोल प्रोडक्शन सुधार दें, तो कोल की समस्या अपने आप सुधर जाएगी। और वो कोल प्रोडक्शन बढ़ा, यानी कि 14-15 में कोल प्रोडक्शन करीब 34 मिलियन टन बढ़ा, और उसके बाद 15-16 में 44 मिलियन टन और बढ़ा। तो इतना कोल प्रोडक्शन हो गया कि हम लोग सोचने लगे कि अब बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किया तो नहीं, लेकिन उस पे चर्चा चल रही थी।
तो फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज टू अ सिचुएशन वेयर वी कुड एक्सपोर्ट कोल टू बांग्लादेश। तो ये मुख्य रूप से इसी वजह से हुआ कि कोल प्रोडक्शन बढ़ा, और इसका पूर्ण श्रेय कोल इंडिया की टीम को जाता है, जो उस समय सुधीर भट्टाचार्य चेयरमैन थे कोल इंडिया की। वो और उनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। लोग मुझे उसका क्रेडिट देते हैं, कोल का क्रेडिट देते हैं, मैं नहीं समझता। मैंने सिर्फ उन लोगों को गाइड किया, थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन एक्चुअल काम उस टीम ने किया जो कि फील्ड में थी, जिन्होंने पूरा दिन रात काम करके उस कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो क्रेडिट पूरा कोल इंडिया और उसकी टीम, सुधीर भट्टाचार्य की नेतृत्व में जो काम हुआ, वो बहुत ही बढ़िया काम। सर, आप हमेशा आपके मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में आप कहते हैं कि कोल हमारे कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के डेट में अगर आप देखोगे सर, तो देयर आर लॉट मेनी अल्टरनेट पावर के ज सोर्सेज़ आ रहे हैं। सोलर इज़ वन ऑफ देम, राइट? नेचुरल गैस इज़ वन ऑफ देम। तो इनके आने से क्या कोल प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि कमी होगी, या कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी? अगले 20 साल में तो मुझे डिपेंडेंसी कम होती दिखती नहीं, क्योंकि हमारा जो इस समय कंजम्पशन था करीब 4-5, जब मैं कोल सेक्रेटरी था उस समय एक असेसमेंट किया था मैंने। तो हम लोग का जो पर कैपिटा कंजम्पशन था एनर्जी का, हुँ, वो यूएस में जो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में पर कैपिटा कंजम्पशन था उसके बराबर था। यानी कि हम पूरा एक दशक, एक सेंचुरी पीछे थे कंजम्पशन। तो ओके, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो बढ़ी जैसे देश और डेवलप करेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब ये जरूर विचार चल रहा था, और चलना चाहिए सही भी, कि कोल के अलावा कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं जिसके माध्यम से वो ऊर्जा यानी कि वो एनर्जी मिल सके, और उस राइट, पर काफी काम भी हुआ है। लेकिन चूंकि ओवरऑल डिमांड इतनी बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता अगले 20 साल में हमारे कोल की रिक्वायरमेंट कम होने वाली। उसके बाद का तो मुझे पता नहीं। 20 साल तो निश्चित रूप से कोल की डिमांड बढ़ेगी। अब ये कोई ठीक है। कई कहते हैं बढ़नी नहीं चाहिए, वो तो ठीक है। कोल की जगह पूरा नॉन कन्वेंशन है, वो भी ठीक हुँ, है। व्यवहारिक क्या है? क्या ये संभव है? लोग सोलर की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है सोलर इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत अ, हमारे पास डे लाइट रहती है और सोलर एनर्जी हो सकती है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। बिना उनकी सीमाएं को समझे हुए सिर्फ बात कर लेने से समस्या का समाधान नहीं। ओके। सर, थोड़ा-सा आते हैं वापस पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी में, जो हमेशा से ये एक टसल रहता है, या फिर एक एक मैरिज भी है एक तरह से, कि कभी झगड़ा हो रहा है, कभी आपस में मिल के कर रहे हैं। तो उनमें सर कई बारी कुछ ऐसे सिनेरियोज़ उभर के आते हैं जो शायद किसी के शायद आप एथिकली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो लेकिन आपके सामने वो चीज़ें हो रही हैं। तो फिर कैसे आपके सब कुछ, आई आई नो कि फॉर अ फैक्ट कि आपने कई सारे इंटरव्यूज़ में भी बताया आपने कि देयर वर सिचुएशंस जहाँ पे आपने अपने सामने कुछ ऐसी गलत चीज़ें होती हुई देखी हैं। तो आप उस समय आप एज़ अ आईएएस ऑफिसर आप क्या स्टेप लेते हैं, या फिर आपका पर्सनल थिंकिंग क्या रहता है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर आप दे सकें सर? देखिए, कई बार जिसमें मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा कि अगर नियम के विरुद्ध कार्य हो रहा है, हुँ, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और नियम के तहत काम हो रहा है तो उसको तुरंत कर देना चाहिए। ये तो बड़ा क्लियर है। राइट, डिलेमा वहां आता है जो ग्रे एरिया, जहां पे नियम नहीं है। वहां आपको अपने वैल्यू सिस्टम देखने पड़ते हैं, आपके हिसाब से क्या सही है क्या नहीं सही। जैसे जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था, तो सीबीएसई का पेपर लीक हो गया। सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, समस्या गंभीर थी, लेकिन इतनी गंभीर नहीं थी कि पूरा बवाल मच गया पूरा दिल्ली में। हुँ, खैर एनीवे, मेरे मंत्री का मत ये था कि चेयरमैन सीबीएसई को हटा दिया जाए। अब ये लीगल और इलीगल इसमें इशू नहीं है। लॉ के तहत अगर सरकार चाहे तो किसी को भी हटा सकती है, तो लॉ। एब्सोल्युटली, तो लीगली उसमें कोई बहस नहीं थी, बहस एथिक्स की थी कि क्या किसी अधिकारी को ऐसे हटाया जाना चाहिए। ये एथिकल इशू है, लीगल इशू नहीं है। हुँ, मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता था कि अगर किसी अधिकारी ने गलती नहीं की है तो उसको नहीं हटाना। तो मैं जब भी ऐसा डिलेमा आता था या ऐसा इशू आता था, तो मेरा हमेशा मत ये रहता कि मैं अपना पूरी तरह से अपने बॉस को एक्सप्लेन करूं। बॉस सहमत हो जाए ठीक है, नहीं सहमत हो जाए तो फिर मुझे उनकी बात माननी मानी। तो कई प्रकरणों में वो मुझसे सहमत हुए, कई में नहीं। इस प्रकरण में मुझसे सहमत हो गए। जब मैंने उनको समझाया कि साहब ये इसके चेयरमैन की क्या गलती है इसमें, तो हुँ, सहमत हुए गलती नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इससे सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। तो मैंने उसके उत्तर में ये कहा कि साहब अभी तो आपको लगेगा सिचुएशन डिफ्यूज हो गई, अभी ये चेयरमैन सीबीसी एक बफर है आपके और मीडिया के बीच में। जैसे ही वो हटेंगी पूरा मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। ये बात राइट, उनको समझ में आ गई और चेयरमैन सीबीएसई नहीं हटी। लेकिन कई ऐसे प्रकरण थे जिसमें उन्होंने नहीं माना। जैसे एक और प्रकरण था, जैसे जब
बीएड एंड डीएलएड कॉलेजेस में जो मैंने आपको प्रकरण बताया था, जब नोटिस दिया उन लोगों को और कोर्ट ने कहा कि इनको चेयरमैन एनसीटीई को हटा दिया जाए, तो उस समय नया-नया मैं एजुकेशन सेक्रेटरी बना था, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, ओके। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अब हर प्रकार के प्रकरण आते हैं, जहाँ आप अपनी बात कहते हैं, मैं अपनी बात हमेशा कहता था, जो उसको मैं ठीक समझता था। देखिए, मैं फिर आपसे ये समझा रहा हूँ कि अगर लीगल इल्लीगल है, उसमें कोई बहस है ही नहीं। अगर राइट। लॉ के तहत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। लॉ के तहत है, तो हम कर देंगे। और बीच में जो ग्रे एरिया है, जिसमें लॉ है नहीं, जिसमें लीगल हुँ, इश्यू इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ बहस होती है कि मेरे वैल्यू सिस्टम क्या है, मैं अपनी बात समझाऊँगा, अगर नेता समझ जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं समझाएगा तो फिर मैं उसकी बात मानूँगा। मैं उस पे नहीं झगड़ता था, शुरू-शुरू में झगड़ता था, बाद में मैंने झगड़ा बंद कर दिया कि भाई आफ्टर ऑल ही इज़ माय बॉस, या सो लॉन्ग एज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग मी इज़ नॉट इल्लीगल। ये अपना व्यू है, ओपिनियन है, एथिकल इश्यू है, आई मे डिसएग्री विद हिम, बट इफ ही फील्स दैट हिज व्यूज आफ्टर ऑल ही इज रिस्पांसिबल, आई एम नॉट फाइनली रिस्पांसिबल, या रिस्पांसिबिलिटी उनकी है। तो कई ऐसे प्रकरण आए, लेकिन ओवरऑल जब मैं अपनी सेवा में देखता हूँ, 10-15% ऐसे इशू हुए होंगे जिसमें मंत्री डिड नॉट एग्री विद, बाकी सब में एग्री कर जाते। सर, आप तो मतलब जो टॉप ब्रास मंत्रीज़ हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, आपने उन लोगों के साथ काम किया है। तो कभी किसी सीएम के साथ, किसी मुख्यमंत्री के साथ आपका कुछ मनमुटाव हुआ हो या फिर उन्होंने कुछ आपसे कुछ ऐसा आस्क उनका रहा हो कि और आप फुलफिल ना कर सके? नहीं, मनमुटाव तो नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंसेस बहुत होते थे। डिफरेंसेस हर जिसके साथ आप काम करते हो डिफरेंसेस होते थे। राइट। अब ये है कि डिफरेंसेस कैसे सॉर्ट आउट करें। अब जैसे कल्याण सिंह जी के साथ मैं उनका बड़ा एडमायरर बना बाद में, लेकिन शुरू-शुरू में मुझे याद है कि एक बार वो मैं उनके घर जाता था सुबह उनको ब्रीफ करने के लिए मीडिया के बारे में। तो एक दिन मैं उनके घर पे पहुँचा तो उस समय चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहाँ पहले से ही खड़े थे। तो वो थोड़े नाराज़ से थे कि उनकी 7 बैठकें लगा दी गई थी, एक बाय इलेक्शन में, इटावा में बाय इलेक्शन हो रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस बात पे नाराज़ थे कि मेरी 7 बैठक क्यों लगा दी? मैं हुँ, कैसे करूँगा 7 बैठक? आखिरी 2 मीटिंग्स कैंसल कर। जब वो कह रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उनसे सहमत थे। अब इसमें कोई लीगल इश्यू इन्वॉल्व नहीं है देखिए, कोई हुँ, लॉ नहीं इन्वॉल्व है कि 5 करें 7 करें। राइट। ये एक मत है। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाएँगे तो डीजी और चीफ सेक्रेटरी कहने लगा हाँ साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं कर पाएँगे। मैं वहाँ खड़ा था, मेरा मत डिफरेंट था। मैंने कहा साहब कुछ दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, तो जब सीएम आता है तो बड़ी लोगों को आशाएँ, अपेक्षाएँ होती हैं, तो चाहे आप 2 मिनट के लिए जाएँ, जाएँ ज़रूर। अब देखिए यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें लॉ नहीं है कोई। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। मुख्यमंत्री मेरी तरफ घूर के देखे, बोले कि मैं कैसे चला जाऊँगा? जैसे ही उन्होंने कहा तो चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मारने लगे, चुप हो जाओ। तो मैं चुप नहीं हुआ, मैंने कहा साहब ये तो आपको निर्णय आपको लेना है, मैं तो जो ठीक समझा आपको बता दिया। मैंने कहा तो और जोर के मेरे कोनी मारने लगे। फिर 10 सेकंड तक कोई नहीं बोला, उसके बाद मुख्यमंत्री फिर मेरी तरफ घूमे और बोले अनिल जी आप सही कह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा मुख्य सचिव ने अपना हाथ नीचे किया, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब ये क्या है? इसमें कहीं लॉ लॉ नहीं डिस्कस हो रहा, राइट। इसमें व्यू डिस्कस हो रहा है, जहाँ मेरी मत भिन्नता थी, मैंने डिफरेंस। इसी तरह मायावती जी के साथ होता था कि कई बार जैसे एक बार एक फाइल वो देख रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया, अनिल क्या है इसमें? तो मैंने उनको समझा दिया कि मैडम ये जो है ये तो नियम के विरुद्ध है, ये नहीं हो सकता। सचिव ने लिखा है क्लियरली नहीं हो सकता। वो ठीक है, मैं आ गया, बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और अफसर आए, उन्होंने वो अंदर गए, उनके साथ वो बाहर निकल के आई, कहती है मुझसे, अनिल तुम तो कह रहे थे नहीं हो सकता, ये तो कह रहा हो सकता है। अब देखिए इसमें लीगल इशू नहीं है, उसने वो जो भी समझाया होगा वो सहमत हो गई। तो ये डिफरेंस ओपिनियन होता रहता था। मुझे थोड़ा अनईज़ी लगता था मायावती जी के साथ, क्योंकि उससे पहले हुँ, मैं कल्याण सिंह जी के साथ था, उनके साथ बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग थी। वो कोई ना गलत काम करते थे, ना करने देते थे। अब यहाँ पे हर किस्म के वो काम होते थे। तो मुझे बहुत अनईज़ी लगता था। तो जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी, मेरे पास मैसेज आया तो मैंने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि साहब मैं नहीं काम कर पाऊँगा वहाँ पर। उस पे वो नाराज़ भी हुई मुझसे कुछ, बट ठीक है, जीवन है, कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग खुश होंगे। राइट। सर, अभी आपने कहा कि कई सारी कुछ गलत हरकतें हुई है, तो इफ यू अब कैन गलत शेयर हरकतें कि मैंने महसूस किया, जैसे ओके, एक वो क्या करती थी मीटिंग में बैठे हुए डीएम को सस्पेंड कर देंगी। मतलब क्या कहा जाए, वो तो अधिकार है उनको। राइट। मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि हुँ, कोई ठोस कारण होना चाहिए किसी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए। उनको अधिकार है, इल्लीगल नहीं है जो वो कर रही है, लेकिन अधिकार है। लेकिन मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता था कि भाई कोई विशेष कारण हो, कुछ ऐसी गड़बड़ी की हो तो सस्पेंड कीजिए। वो नाराज़ हो गई, सस्पेंड कर दिया। इस टाइप की चीज़ें होती थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बड़ा सिस्टम है कि आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप निकल लीजिए, आप झगड़ा करने के लिए तो बैठेंगे नहीं वहाँ पे। और आफ्टर ऑल शी इज़ द बॉस, शी विल डिसाइड
तो आप एब्सोल्युटली। या तो, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, जैसे एक डीएम को उन्होंने सस्पेंड किया था तो हम लोगों ने उनको उनसे बात करके रीइंस्टेट भी करा दिया, तो डीएम रीइंस्टेट हो गए, तो अब ये ऐसा चलता था। सर आपने एक बहुत ही कॉमन नैरेटिव है जो आपने अपने बुक में भी कवर किया है कि ब्राइबरी के ऊपर, कि आपने उसको बहुत एक प्यारा-सा एक वो दिया है कि नज़राना, शुकराना, जबराना। थोड़ा इन 3 टर्म को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे फॉर ऑडियंस? देखिए, नजराना तो वो होता है कि आप किसी को गिफ्ट देते हैं जाकर, इस assumption में कि कभी काम पड़ेगा उनसे तो मैं काम करा दूंगा। आप भगवान को भी देते हैं, चढ़ावा देते हैं राइट, राइट, ना, नजराना चढ़ाते हैं ना भगवान को, ओके, आप देते हैं, ऑफरिंग करते हैं, वो नजराना एब्सोल्युटली। कहलाता है। मतलब वो आपने किसी काम के बदले में नहीं दिया। शुक्राना ये है कि शुक्राना शब्द है शुक्रिया से, थैंक्स से, यानी हुँ, कोई आपसे काम कहा, उसने कर दिया, उसको आपने फिर दे दिया कुछ, वो शुक्राना हो गया। जबराना हो गया कि डंडा, बल्कि आप वसूल कर रहे हैं काम या नाकाम, हफ्ता वसूली हो रही है, वो क्या है, जबराना है। तो इस ओके। तरीके के 3 मैंने डिवाइड किए, मेरे विचार से 3 प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस गवर्नेंस में होती हैं। शुकराना का जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर सपोज़ किसी आईएएस ऑफ़िसर ने किसी पॉलिटिशियन से अप्रोच करके या फिर अपना ट्रांसफ़र रोकते हैं या फिर कुछ और अपना पर्सनल कोई काम करवाते हैं, तो फिर उनको भी वो फ़ेवर रिटर्न करना होता है। बिल्कुल। और उसमें क्या कोई लिमिटेशन होती है कि आपने एक बार फ़ेवर लिया तो आप देखिए, एक बार ही रिटर्न अब कर रहे हो? उसकी कोई लाइन नहीं होती, वही अर्धसत्य जो फ़िल्म है ना, उसमें वो थोड़ा एक्ज़ैजरेट करके दिखाया, लेकिन वही है कि आप एक बार ओबलाइज़्ड हो गए हुँ, किसी पॉलिटिशियन के, तो आपको निचोड़ेगा, फ्री कोई नहीं करता, ओके, फ्री कोई काम नहीं करता। आपने जहाँ उससे कोई काम कराया, वो अपेक्षा करेगा कि आप उसका काम करें, और वो गलत सही काम आपसे कराता रहे। ओके। सर मैं आपसे बहुत ही कैंडिड वे में पूछ रहा हूँ कि क्या कभी नॉट ओनली पॉलिटिशियन किसी कोई और लोगों ने भी आपको अप्रोच किया कि मेरा आप क्योंकि एक काफ़ी ऊपर के ओहदे पे हैं, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस? क्योंकि कई सारे मैं बहुत ही नॉर्मल एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि गवर्नमेंट सर्विसेज़ में होते हैं, नॉट सिविल सर्विसेज़, एनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज़। उन लोगों के ट्रांसफर्स होते हैं, लोग कई जगह पे नहीं जाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं एंड वहाँ पे वो आईएएस ऑफिसर्स को अप्रोच करते हैं या आईपीएस ऑफिसर्स को अप्रोच करते हैं कि क्योंकि मोस्टली हर कंपनी पीएसयू के टॉप ब्रास में सीनियर मैनेजमेंट में आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो क्या आपके पास ऐसे कुछ रिक्वेस्ट आते हैं? हाउ खूब डू यू आते थे, खूब कैटर आते थे, टू देम? खूब आते थे। मैं अगर उसको जेन्युइन करता समझता था, हुँ, हुँ, तो मैं सिफ़ारिश भी कर देता था। ओके, ओके, जेन्युइन समझता था, सिफ़ारिश कर देता। बट आफ्टर ऑल मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। फिर एब्सोल्युटली। मैं मेरे पास जब मैं शुरू-शुरू में अपनी सेवा हुँ, में, मुझे याद है मैं जब एडिशनल रजिस्ट्रार बैंकिंग था, वो बड़ी पॉलिटिकली चार्ज्ड पोस्ट थी। तो वहाँ पे सब लोग ट्रांसफ़र के लिए नेता के पास जाते थे। और जो नेता प्रेशर डालता था उसके पास ट्रांसफ़र हो जाता। तो हुँ, उसमें एक कैटेगरी थी हस्बैंड और वाइफ की। तो दोनों सर्विस में थे, ऑब्वियसली दोनों साथ रहना चाहते थे। तो वो सब नेता के पास जाते थे। तो एक दिन एक अफ़सर मेरे पास आया, मुझसे बोला, साहब मैं नेता के पास नहीं जाना चाहता। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट सर्विस में, मैं भी हूँ, मुझे एक जगह कर दिया जाए। तो मुझे बात उसकी जायज़ लगी। हुँ, हमने कहा क्यों ज़बरदस्ती नेता के पास भेजते हैं? तो मैंने फिर सिस्टम बनाया कि किन परिस्थितियों में हस्बैंड वाइफ को साथ पोस्टिंग किया जाए। वो नेताओं के पास आधे लोगों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो सिस्टम में आ जाते थे तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। तो मेरा ये प्रयास रहता था कि अगर मैं किसी की बात मानूँ, सिफ़ारिश मानूँ, तो मैं ये भी देखूँ कि उसने सिफ़ारिश क्यों की? क्या उस जायज़ चीज़ का हम सिस्टम बना सकते हैं? राइट। तो ये थ्रू आउट मैंने किया, सिस्टम बना के समस्या का समाधान करना। तो लोग मुझे आके अपनी प्रॉब्लम बताते थे और मुझे जेन्युइन लगती थी। तो मैं ये पहला प्रयास मेरा ये होता था कि मैं क्या सिस्टम बना दूँ, जिससे वो आदमी मेरे पास आना बंद कर दे, किसी के पास जाना बंद कर दे। उन परिस्थितियों में अगर वो आता है, तो उसका काम अपने आप हो जाना चाहिए, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सर आपने दोनों जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है एंड पिछली जो गवर्नमेंट थी, अ, आपने दोनों में ही काम किया है, राइट? तो दोनों गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में आपको कितना डिफरेंस दिखता है? दोनों गवर्नमेंट के फंक्शन में बहुत फ़र्क है। जैसे यूपीए गवर्नमेंट में डिसीजन लेने में बड़ी विलंब होता था। इस सरकार में फटाफट डिसीजन होते हैं, जल्दी डिसीजन होते हैं। पिछली सरकार में ओके। कई मंत्रियों के विरुद्ध करप्शन के चार्जेस थे। इस सरकार में मंत्रियों के विरुद्ध करप्शन के चार्ज नहीं है, और हैं जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह चल रहा है, हुँ, लेकिन वो किसी हुँ, मंत्री विशेष के विरुद्ध नहीं है। वो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, सरकार के हुँ, विरुद्ध भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्टर के विरुद्ध कोई ऐसे विशेष चार्ज नहीं है करप्शन के, जो कि पिछली गवर्नमेंट में लगे थे। अब कितने सही हैं गलत है मैं नहीं पता। तीसरा, पिछली गवर्नमेंट जो थी, वो इंस्टीट्यूशंस का बड़ा
रिस्पेक्ट करती थी। इस सरकार में इंस्टीट्यूशन की कोई वक़्त ही नहीं बची है। सर इंस्टीट्यूशन मतलब थोड़ा-सा इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन जैसे करेंगे इलेक्शन आप? कमीशन है। ओके। अब इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पेक्ट और जो हुँ, इंडिपेंडेंस थी या जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी, इस टाइप के जितने इंस्टीट्यूशंस थे, हुँ, उनमें जो ह्रास हो रहा है, जो डिके हो रहा है, वो पिछली सरकार में नहीं थी। अब वो ज़्यादा देखने को मिलता है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ न्यूज़ में रहता है सब गलत चीज़ों के हुँ, लिए। ये सब पहले नहीं होता। राइट, जुडिशरी में ये पहली बार हुआ इस देश में कि एक सुप्रीम कोर्ट जज ने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। भई ये पहले कभी नहीं हुआ। ये तो आज ये ये पिछले कुछ वर्षों में हुआ ना। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी और वो फिर चीफ जस्टिस बन गए। और चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके अगेंस्ट एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और फिर वो एमपी बन गए राज्यसभा। मतलब ये चीज़ें ये पहले भी कुछ बहुत होता था। लेकिन अब जो ये दिख रहा है वो चिंता का विषय है। इंस्टीट्यूशनल इरोजन जो है, जो कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो सस्टेन करते हैं डेमोक्रेसी को। जैसे मीडिया, मीडिया एक इंस्टीट्यूशन है। अब राइट, मीडिया को ऐसा दबे हुए लगते हैं, तो वो बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। तो जहाँ एक और इस सरकार में बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट हुई है, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट करप्शन का चार्ज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हुआ है, डिजिटल फाइनेंसिंग बहुत अच्छी हुई है। वहीं दूसरी ओर ये और आर्थिक दृष्टिकोण से वो एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो गंभीर है। उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो ये समस्या है। तो जहाँ एक और डिसीजन मेकिंग फास्ट है, मंत्रियों अगेंस्ट करप्शन चार्जेस नहीं है, वहीं ये कमियाँ भी हैं। ये चीज़ पिछली सरकार में नहीं थी। पिछली सरकार इस हुँ, बारे में काफ़ी जागरूक थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वहाँ डिसीजन मेकिंग में डिले होता था। मंत्रियों के अगेंस्ट बहुत सारे करप्शन चार्जेस थे। तो ये सब चीज़ें हैं और एक और चीज़ जो वर्तमान व्यवस्था में मैंने देखी कि सब एक्शन पीएमओ में कॉन्सन्ट्रेट हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। राइट, तो जो चीज़ मंत्री कर सकते थे, वो भी भिन्नता है पिछली सरकार। पिछली सरकार में हर मंत्री जो है राजा था। अब की बार हर मंत्री जो है वहीं रेफर करता है पीएमओ। 2 एक्सट्रीम्स हैं, इसमें बैलेंस होना आवश्यक है। ये दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। एक बैलेंस होना चाहिए। मिनिस्ट्रीज़ को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए डिसीजन के लिए। छोटी-छोटी बात के लिए पीएमओ की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन है आज की तारीख। दूसरी तरफ पिछली बार पूर्णतः स्वच्छंद थे। कोई सुनता नहीं था पीएम क्या कह रहे हैं। सर कहीं न कहीं जो आपने बात बोली इंस्टीट्यूशन इरोजन की, क्या ये वहीं से है कि क्योंकि सब कुछ अब सेंट्रलाइज़्ड एक डिसीजन होता जा रहा है, तो इन बॉडीज़ का एक वैल्यू जो है वो भी कम होता जा जा रहा है? क्योंकि सारे डिसीजन अगर पीएमओ पे ही जा रहे हैं मिनिस्ट्री से, तो इन बॉडीज़ की जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो कम होती जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ की, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की जो पावर थी, उसमें ह्रास हुआ है। ओके। सर मेरा एक आपका बहुत ही एक नोन क्या बोलूँ मैं उसको फेस ऑफ है विद पीएम मोदी। फेस ऑफ कहना गलत होगा, आपकी मुलाकात का एक काफ़ी चर्चा में रहता है वो आपकी जो मीटिंग हुई थी पीएम मोदी के साथ। तो कहा जाता है कि आप उनके साथ डिसएग्रीमेंट में थे। आप एग्री नहीं कर रहे थे उनकी बातों से। तो ओवरऑल वो मीटिंग कैसा रहा? मतलब मैं 2 देखिए मैं पर्सपेक्टिव से देखिए मैं मेरा अनुभव प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छा रहा। जब मैं कोर सेक्रेटरी था तो लगभग रेगुलरली उनसे मिलता था और बड़ा एनकरेज करते थे अपनी बात कहने के लिए। जो आज का स्वरूप उनका प्रस्तुत हुँ, होता है हुँ। उससे बिल्कुल भिन्न था। क्योंकि धीरे-धीरे ऐसा आभास होने लगा कि वो शायद इतना ओपन नहीं रह गए। शुरू में बहुत ओपन थे। पूरा ओके। एनकरेज करते थे सबको अपनी बात कहने का और मेरा पहला अनुभव भी इस प्रकार का था कि वो जब प्रस्तुतिकरण हुआ पावर सेक्रेटरी ने कहा कि सब समस्याएँ साहब कोल की वजह से हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी मुझसे कहा कि साहब आप कोल का व्यवस्था ठीक कर दिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मैंने उनसे कहा साहब मैं आपसे सहमत हूँ, कोल एक महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन अकेली कोल समस्या नहीं है पावर के सेक्टर में, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा, वो मुझसे सहमत हैं। मेरी पहली मीटिंग और आखिरी मीटिंग जो उनसे हुई, आखिरी मीटिंग हुई जब मैं एज़ एजुकेशन सेक्रेटरी मुझे आमंत्रित किया गया, उनसे इंश्योरेंस की बात करने का, हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों राइट। भिन्न थे। लेकिन मैंने प्रस्तुतिकरण किया, मैंने बताया, उन्होंने सुना, वो उनका मत इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट था शुरू में, वो नाराज़ भी हो जाते थे। लेकिन जब मैंने प्रस्तुत किया, तो सहमत हुए। उस दिन आयुष्मान भारत जो है, की उत्पत्ति हुई उस दिन। मतलब नाम तो ओके। उसके बाद में दिया गया, लेकिन इंश्योरेंस को एक्सेप्ट किया गया एज़ अ मॉडल। तो मेरा ये अनुभव ये था मोदी जी से कि वो बड़ा सुनते थे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनते थे और अन्यथा जैसे वो जितना बोलते मीटिंग्स में कम बोलते थे, सुनते थे ज़्यादा और निर्णय लेते थे, डायरेक्शन देते थे। तो मेरा तो बड़ा सुखद अनुभव था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने अनुभव किया कि जो टू वे कम्युनिकेशन होता था सचिवों और
प्रधानमंत्री के बीच में, उसमें मुझे लगा कि वो टू वे कम्युनिकेशन धीरे-धीरे वन वे कम्युनिकेशन बन गया इन द सेंस कि कोई सेक्रेटरी बहुत कम बोलते थे, वे बोलते नहीं थे ज़्यादा। सो हाउ इज़ पीएम मोदी एज़ अ लीडर? क्योंकि Oh, he's जो he's one of the tallest leaders this country has produced. There is absolutely no doubt he's one of the tallest leaders. He has all those leadership qualities जो किसी एक नेता में होने चाहिए, कैसे काम कराना है, कैसे एनकरेज करना है, सब है। अब ये परिवर्तन क्यों हुआ कुछ वर्ष बाद ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों जो कम्युनिकेशन होना था, हुँ, वो बंद हुआ? जो ओपन कम्युनिकेशन होता था, जो बंद हुआ, क्यों लोगों ने बोलना बंद कर दिया उनके सामने? ये मेरे भी समझ में नहीं आया क्योंकि शुरू में वो इतना ओपन थे, इतना बात करते थे। क्यों मेरे आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम कि जिस वे से वो कंडक्ट करते थे, जिस वे से वो एनकरेज करते थे, जिस वे से वो तारीफ करते थे, जिस वे से वो सबको साथ लेकर चलते थे, उसमें जो मैंने चेंज देखा कुछ वर्षों बाद, वो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे उसका कारण नहीं पता ऐसा क्यों? लोगों ने क्यों बोलना बंद कर दिया? लोग क्यों शांत हो गए? ये मुझे पता नहीं लेकिन ये हुआ। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को। जो मैं समझता हूँ उनके हित में नहीं है, देश के हित में भी नहीं है। ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे पहले एनकरेज करते थे, लोग अपनी बात कहें। तो मान लीजिए जैसे आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। अब पता नहीं कोई सचिव उनको बता रहा है कि कितनी गंभीर राइट, समस्या है। अगर नहीं बता रहा तो सचिवों की भी गलती है और शायद उनकी भी गलती है कि उनको समझना चाहिए एक महत्वपूर्ण समस्या है और वो ऐसे लीडर हैं कि किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी तरह मेक इन इंडिया देखिए आप, इतना बाजा-बाजा मेक इन इंडिया का, उसके जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूर्ण नहीं हुए। किसी को बताना चाहिए कि साहब मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज आपने कहा था 25% हो जाएगा। वो 14 से घट के 13% हो गया जीडीपी। तो ये चीज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए और समझ के उसका समाधान करना चाहिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो समाधान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ वो क्यों नहीं हो रही समस्या की बात है। अभी मैं कुछ दिन पूर्व यूएसए गया था। वहाँ कई बच्चों ने जो वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, इंडियंस ही हुँ, हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये देखिए चाइना से इतनी इंडस्ट्री बाहर निकल रही है। अ, अनेक कारण हैं उसके, लेकिन वो इंडस्ट्री कंबोडिया, वियतनाम में क्यों जा रही है? इंडिया में क्यों नहीं आ रही? राइट, इस पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे हो सकता हो रही, लेकिन हुँ, मेरी जानकारी नहीं है क्योंकि चर्चा तो किसी और चीज़ की हो रही है आजकल। आर्थिक स्थिति एब्सोल्युटली, आर्थिक बिंदुओं पर, आर्थिक विषयों पर तो चर्चा है ही नहीं, क्योंकि सब ये शायद बता रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है। नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन बहुत बढ़िया है। तो जिन क्षेत्रों में ठीक नहीं है, उसको हम मानते क्यों नहीं ठीक नहीं है और फिर सुधार क्यों नहीं करते? मेरे विचार से जितना जो कद मोदी जी का है, जितने टॉल लीडर वो हैं, जो कॉम्पिटेंस है उनकी, जो कैपेबिलिटी है उनकी, उसके आधार पर इन समस्याओं का समाधान करना उनके लिए तो बाएँ हाथ का खेल है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये मेरे लिए भी मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इन समस्याओं पे हमें ध्यान जाना चाहिए। पहली चीज़ किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये आवश्यक है कि हम ये मानें कि वो समस्या है। अगर हम ये कहेंगे सब कुछ बढ़िया चल रहा एब्सोल्युटली। है तो समस्या ही नहीं है, तो समाधान कैसे होगा? तो पहले तो मानना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक गंभीर समस्या है। फिर ये देखना पड़ेगा इस समस्या के समाधान के लिए कौन-कौन से कदम उठाएँ। मैंने जो कुछ भी जितना भी मोदी जी को देखा, वो इन समस्याओं को समझ सकते हैं, इन समस्याओं का हुँ। समाधान करा सकते हैं। अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे समझ के बाहर है। सर, एक इंटरनेट पे एक बहुत मिक्स्ड नैरेटिव है फॉर 2024। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे रिसेंटली अयोध्या मंदिर का राम जन्मभूमि में रामलला का जो स्थापना की गई, एक वो बहुत बड़ा एक इलेक्शन पॉइंट बन रहा है। और साथ में आपने जो कई सारी चीज़ें बोली अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, जीडीपी का, मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज घट जाना, ये सब चीज़ों पे शायद हमारा ध्यान नहीं ले जाया जा रहा है। और रादर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान ले जाया जा रहा है कि ये सरकार ने किया है। क्या ये आगे आने वाले टाइम के लिए ठीक है? 2024 अगर स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक देयर इज़ आप बीजेपी के बियॉन्ड शायद देख भी नहीं सकते हो। देयर इज़ नो अदर पार्टी दैट कैन कम इंटू पावर इन 2024। बट क्या उसके बियॉन्ड इस गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ इससे इस चीज़ से नहीं काम चलेगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड दैट नीड्स टू बी डन ऑन ग्राउंड। देखिए, मैं पॉलिटिकल पंडित हूँ नहीं और ना मैं ऑब्वियसली पॉलिटिकल मैं सर आपसे बहुत ही मैं पर्सनल व्यूज़ आपके माँग अब रहा वो हूँ। कौन आएगा, क्या आएगा, वो तो काम सबको वही करना है अल्टीमेटली देश का विकास राइट। करना है, लोगों को सहायता करनी है, सब कोई भी पार्टी आए पावर में। मुझे जो मेरा अनुभव है मैं उस आधार पे हुँ, कह सकता हूँ, जो मैंने लगभग 4 साल सचिव के रूप में बिताए, एनडीए सरकार में ही बिताए।
मुझे लगा इस सरकार में बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली मोदी जी में। वो अगर उनके दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो निश्चित रूप से वो करा ले जाएँगे। मेरे जो समझ के बाहर है चीज़ कि ये समस्याएँ उनके मस्तिष्क में बैठ क्यों नहीं रही? वो एजेंडा के टॉप पर क्यों नहीं है? और कम से कम दिख तो नहीं रही। और अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा सीरियस, मैं तो पूरे देश में ट्रैवल करता हूँ। बड़ा सीरियस इश्यू है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि आपकी कोई आस्था है, आप उसको बिल्कुल आस्था के अनुरूप आप काम कीजिए और हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, स्वाभाविक है। राइट। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु देश के सामने हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करके उन समस्याओं के समाधान के लिए कारगर नीति बनाना परम आवश्यक है। एब्सोल्युटली सर। अ, अनिल सर, आपसे मैंने पॉडकास्ट के शुरू में भी बोला था कि आपके स्टेचर के व्यक्तित्व के साथ, पर्सनैलिटी के साथ बैठना भी और सुनना एक बहुत बड़ा ऑनर होता है सर। आज इतना कुछ पता चला आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें, एक पर्सपेक्टिव मिलता है, क्योंकि आप इतने ऊपर पोज़ीशन पे आपने सर्व किया है, आपका इतना विज़डम है आपका अपना। सो थैंक्स टू दिस प्लेटफ़ॉर्म एंड सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।